ओके, गुड मॉर्निंग। हमने डिस्कस कर लिया था लगभग कुछ एक समान बार इसके बाद हमने सतत आवेश वितरण भी डिस्कस कर चुके थे। सतत आवेश मतलब एक समान आवेश में किसी भी निकाय में धारा या आवेश को प्रभावित करना, दैट इज सतत आवेश। सतत आवेश को कई पार्ट में भी डिवाइड किया गया था। यदि हम उसके पार्ट की बात करते हैं तो लगभग 3 भाग में थे। एक रेखीय था, एक पृष्ठीय था और एक आयतन था। ठीक, हमने सब कुछ एक एक करके डायग्राम, फिगर, वैल्यू के हिसाब से सब कुछ पुट अप करके यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया। ठीक, आज हम लोगों का या इस लेसन का या अध्याय का सबसे अहम टॉपिक जो हमेशा कहीं ना कहीं से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ये नहीं बता। ओके, आयतन आवेश वितरण। आयतन मतलब एक, जैसे हमने प्रश्न दिया वहां पे क्या होगा, एक आयतन ले लेते हैं, मान लेते हैं एक एरिया है या आयतन, कोई भी आयतन हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक प्रश्न था और यहाँ पे कोई आयतन भी है, अलग अलग आयतन। तो यदि यहाँ पे भी हमें आवेश का वितरण करना तो कैसे होगा? सिंपल सी बात है, हमने केंद्र बिंदु लिया और एक बिंदु पे आवेश रखा है। इस आवेश के कारण हमें क्या वैल्यू मिल रही है उसकी जानकारी हो रहा है। कहता है यदि किसी आयतन पर आवेश सतत रूप से वितरित है, जिसका आयतन आवेश रोमस कहते हैं इसको, तब आयतन अति सूक्ष्म अवयव dv पर आवेश, पूरे आयतन में छोटा सा भाग है dv, डिफरेंशियल और v से आपका आयतन को डिनोट करना है। तो ये पूरा एक आयतन है और इसमें कौन सा आवेश है? धन आवेश। क्योंकि हमें एक चीज क्लियर रखना पड़ेगा कि जो आवेश होगा वो हमेशा जो प्रवाहित होगा, स्टार्ट होगा, इनिशियलाइजेशन होगा, वो धन आवेश ही इनिशियलाइजेशन, मतलब आवेश कौन सा बनेगा? धन आवेश वाला ही बनेगा। आवेश कहां जाएगा? धन से ऋण। तो मानते हैं कि एक हमारे पास इस प्रकार का आयतन के आकार कोई निकाय या पदार्थ या वस्तु है। फिर क्या कर रहे हैं? उसी निकाय या वस्तु में मानते हैं कि एक बिंदु, एक भाग, एक छोटा सा एरिया है और वो छोटा सा एरिया जो है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं dv से। उस बिंदु पर हमें आवेश को वितरण करना, मतलब पहले हम एक बिंदु को करेंगे, फिर उस बिंदु से हो गए तो हम अलग अलग बिंदुओं को कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है कि एक केंद्र बिंदु यहाँ O है, यहाँ आवेश, इसके कारण यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या या डिस्टेंस है इसको r मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु दिया है इसको हम r मानते हैं। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, बट ये वाली वैल्यू हमको पता नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? हम इस वैल्यू को पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर दो चीजें पता है तो एक निकालेंगे, दूसरी निकालेंगे तो क्या होगा? r3 भी यहाँ पे r2 बोलेंगे, हम r3 भी ले सकते हैं कि r4 r5 a b c d जो आप मान रहे हैं वो ले सकते हैं, कोई ऐसा कंसीडर नहीं कि r ही नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लेते हैं r2 इक्वल टू r2 माइनस r। अब r2 वाला भी लेने का लॉजिक है मेरा यहाँ पे, जब मैंने नोट्स बनाया तो r से ना लेके मैं r2 ले, क्यों? कि मुझे ये तो पता नहीं कि क्या वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू कहां से आएगी? r2 और r2 को माइनस करने के लिए, तो मैं दोनों को एक वर्ड ले लिया r, ये मेरा छोटा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कंपल्सरी आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो r2 माइनस r1, यहाँ भी वो चीज है dq इक्वल टू रो होगा dv, जैसे हमें कुलाम्ब सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद कुलाम्ब के नियम अनुसार आयतन हमें dv पर आगे dv के बाद बिंदु p पर रखें,
तो यहाँ पे लगे हुए आवेश के बाद क्या वैल्यू मिल रही है उसकी बात हो रही है। परीक्षा आवेश Q0 पर लगने वाला पर ध्यान रखना, यदि कोई बिंदु पिंड आवेशित है तो उसका क्षेत्र मिलेगा। एकदम कॉन्सेप्ट लेकर, आवेश है उसका क्षेत्र भी होगा, और क्षेत्र है उसमें बल भी लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक बल लगेगा, जब तक अपना बल को अपना प्रभाव नहीं देगा तो आवेश में प्राप्त हो नहीं सकता। आवेश को वितरण करना है, हमको वितरण मतलब बांटना है, बांटना मतलब आगे फोर्स करके भगाना है उसको। तो भगाने के लिए क्या चाहिए? बल की आवश्यकता पड़ी। इसलिए कहता है घन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो हम इसको भी जोड़ करते हैं dF वेक्टर F फॉर फोर्स। अब वेक्टर क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, इसका चिन्ह का मतलब सीधा सीधा समझ लेना अदिश और सदिश से। वेक्टर का ही मतलब है अदिश और सदिश। यहाँ पे क्या है? अगर वेक्टर लगा हुआ है मतलब उसकी दिशा और परिणाम निश्चित है। बल लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे बल लगाऊं तो मेरी दिशा फिक्स हो गई ना, दैट इज द वेक्टर। फिर क्या होगा? dF वेक्टर 1/4πε0 Q0 log of B R2 1 का पॉलिटिन स्क्वायर एंड R2। ये सारी चीजें हमने पुराने उसमें डिस्कस भी कर ली है। कोई डाउट है? संपूर्ण आयतन आवेश के कारण प्लस Q0 पर कुल बल। अभी हम एक बिंदु पर निकाले dF एक बिंदु, अगर पूरे आयतन में पूरे आवेश Q0 के कारण कितना बल लग रहा है, उस स्थिति में बेटा निकालना है तो हमें F वेक्टर F मतलब संपूर्ण बल लगेगा। Q0 को बाहर है और समाकलन यानी इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन? किसका? संपूर्ण आयतन का भी। कोई ना और बाकी सब कुछ सेम, ब्रह्मा R2 को बोलते हैं एंड R2 को स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में पढ़ाएंगे पेपर में कि संतत आवेश क्या है, संतत आवेश वितरण नियम क्या होता है, एक नंबर में रैखिक वितरण क्या हो सकता है, एक दो नंबर में पृष्ठीय हो सकता है, आयतन आ सकता है। तो आप एक दो नंबर के क्वेश्चन की तरह लिख के सॉल्व कर दोगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है? एक भाई साहब थे गॉस, एक बहुत ही होनहार भाई साहब थे जिसका नाम था गॉस। क्या था? तो गॉस का नियम पढ़ने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स समझना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स एनी आइडिया? मान लो कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, कुछ ऐसा या फिर ऐसा ही बना सकते हैं इसको। एक पृष्ठ है, ठीक, इस पृष्ठ से कुछ आवेशों का वितरण हो रहा है। कुछ ऐसे यहां से हम आवेश आना और यहां से आवेश आना, एक कोई क्रिस्टल पृष्ठ मिलता है। तो हमें सबसे पहले जानना है कि उसका जो विद्युत आवेश है वो क्या हमारे पृष्ठ के बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक, ये तो विद्युत फ्लक्स का गॉस ने भी यही कुछ कॉन्सेप्ट लिया है। गॉस ने क्या लिया है कि कोई भी एक बंद पृष्ठ हो सकता है। यहां भी बंद पृष्ठ, गॉस के पास में बंद पृष्ठ। तो पहला है गॉस ने क्या कहा,
कोई एक बंद पृष्ठ, ठीक। गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई क्यों आया, बताओ फाई क्यों आया, फाई ई, इसको विद्युत फ्लक्स क्यों फाई से क्यों नोट किए, बिकॉज यदि हम बात करते हैं बंद पृष्ठ यानी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज ये क्लोज तो सरफेस, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कोई डाउट, लॉजिकल चीज, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई, और ये क्या विद्युत क्षेत्र, तो यहां पे हम कहता है समझाना गॉस ने बोला कि भाई अच्छा इलेक्ट्रिकल टेल्स ने भी अपना मत दिया, इलेक्ट्रिकल में, विद्युत में या फिजिक्स में ले सकते हो, बहुत सारे साइंटिस्ट रहे, टेल्स हुए या तो फेरेड हुए, न्यूटन हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट, सबने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, ठीक। तो पहले तो ये था कि भाई परिपथ खुला होगा तो विद्युत प्रवाहित हो रही है, परिपथ खुला है तो प्रवाहित होगा आवेश से विद्युत, तो गॉस फाई सामने भाई अगर मान लो परिपथ एक बंद है, क्लोज सरफेस है, आकार कुछ भी हो सकता है, हमने जो सतत आवेश वितरण पढ़ेगा वो यहाँ पे जो आयतन और वो वृष्टि वाला पढ़ेगा कोई नहीं हो सकता, ठीक। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है या 1/ε गुना होता है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण एक पृष्ठ ले लिया, यहाँ पे समझाएंगे हम इसको, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 1/ε गुना होता है जिसके पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का, मतलब अगर हम बोलो कि कोई एक बंद फ्लक्स है फाई ई से डिनोट कर लिए विद्युत फ्लक्स, अब उसमें से कोई आवेश गुजर रहा है, बह रहा है, निकल रहा है या उसमें बह उसके सराउंडिंग में चल रहा है, तब परिवर्तन कुल आवेश टोटल कितना आवेश होगा, तो कहना टोटल जो आवेश होगा 1/ε0 गुना के बराबर हो गया, उतना होता है, कोई डाउट नहीं। बंद पृष्ठ है, समझ लो बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स रेखाएं फाई ई जो गुजर रहे हैं, उस पृष्ठ के परिवर्त में कितना कुल आवेश है, टोटल आवेश कितना है, तो टोटल आवेश होता है 1/ε0 या ε, कोई डाउट नहीं, कंफर्म। चलो उसको डायग्राम की बात करते हैं थोड़ा सा, हाँ आगे बढ़ लेते हैं। एक प्रश्न पूरा, ठीक, ये यहां पे भी पूरा कंप्लीट प्रश्न मान लेते हैं, इसका केंद्र बिंदु ये होगा, ये कोई एक बिंदु, उस बिंदु को मान लेते हैं ओ फॉर ओरिजिन, उस केंद्र बिंदु में आवेश है, उस केंद्र बिंदु पर आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश जब यहाँ पे है तो एक बिंदु मान लेते हैं कि ये जो आवेश है पूरे पृष्ठ है, इस पृष्ठ का कोई छोटा सा भाग ले लेते हैं, छोटा सा भाग मान लेते हैं, छोटा सा भाग ये हुआ है,
यहाँ पे हमको क्या गणना करना होगा, अपन एप्सिलॉन 0 को गणना करना यहाँ पे। अब जरूर नहीं यहीं पे हो, आप यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, किसी भी प्रश्न में ले सकते हैं। तो हम इनिशियल मान लेते हैं कि कोई एक प्रश्न को, एक भाग को, पूरे प्रश्न के किसी एक भाग को, पार्ट को डिसाइड कर लिए, वो भाग मेरा ये है। ठीक, जब ये निकल जाएगा तो पूरा निकल जाएगा। जब हमें एक सेब का रेट पता चल जाएगा तो हम 1000 सेब का रेट वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि अगर एक रेट का रेट ये है तो 10 रेटों का रेट होगा, उससे मल्टीप्लाई करके निकाल देते थे। उसी प्रकार यहाँ भी वही चीज है कि जब एक प्रश्न की किसी एक बिंदु का हमको जानकारी मिल जाएगा और इस कितना है तो हम तो पूरे प्रश्न को काउंट कर लेंगे। फिर तो हमको बार-बार लेके इसमें ये लेना है, एक बिंदु ये अगले बार यहाँ निकाल करने वाला है, ऐसा करने हो सकता नहीं पड़ेगी। तो क्या किया, थोड़ा सा इसको समझ लेना। यदि किसी बात प्रश्न ए से, ये पूरा बात प्रश्न क्या नाम दिया है, ए लिया, ए से परिवर्त बारिश क्यू है तो इससे मिलेगा बिल्कुल फ्लेक्स आई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ये सूत्र है, ये आदत बन पड़ेगा, ये आदत वाली चीज है, आई की बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसके आगे दूसरा लिखा मतलब प्लस का, ठीक है। तो पूरा वैल्यू प्लस पाई की बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है। कोई बड़ा डायग्राम या करने के अंदर कोई वैल्यू रखी उसको सूत्र के अंदर उस सूत्र को याद रखना पड़े, पाई की बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। परंतु मतलब ए से बढ़ते वैल्यू प्लस, परंतु बढ़ते प्रश्न ए से बढ़ते वैल्यू प्लस टोटल की बात हो रही। तो फाई ई इनटू डीए, ई यहां पे क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और डीए यहां पे उसका जो एरिया का जो बन रहा है डिफरेंस है वो, तो फाई मतलब हो रहा है विद्युत प्लस संपूर्ण क्षेत्र और ई विद्युत क्षेत्र इनटू डीए। तो फाई बराबर हो जाएगा फाई ई वेक्टर इनटू डीए वेक्टर। तो डीए वेक्टर सब प्रोसेस करेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इसी को सिद्ध करेंगे, इसी को सिद्ध करेंगे। डीए डिफरेंशियल हुआ मतलब मैथ में बाद में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यही चीज आगे मिलेगी, आगे सिद्ध करेंगे। अब कहता है ये डायग्राम चला हमारे हमने माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण, अभी मैं एक बिंदु है, एक डायग्राम संख्या बना दी, उसके अंदर एक बिंदु और भी ये बिंदु मान लेते हैं, उसके इसके कारण क्यू के कारण बिंदु P पर, क्यू के कारण बिंदु P पर, क्यू और ये P बाकी सब कोई मतलब नहीं, इतना इतनी बात नहीं है, वो समझ में आया इतना। एक डायग्राम का परिपथ किसी प्रकार का हो सकता है, उसका एक केंद्र बिंदु ले लीजिए, वहां से वहां तक केंद्र बिंदु आवेश है, तो उस आवेश से एक निश्चित बिंदु तक जहां पे हमने डिसाइड किया उस जगह का कुछ बल परिपथ के अंदर का एक छोटा सा डायमीटर है, मान लेते हैं यहाँ पे आया कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या है भाई, इतना यदि आवेश इस पिंड में आवेश दे रहे हैं, यहाँ पे ये आवेश बढ़ के यहाँ पे आया तो इतनी जगह में क्या होगा, क्षेत्र तो बनेगा, तो क्षेत्रफल को मानते हैं इतना, कोई नहीं, आवेश है तो क्षेत्र होगा, आवेश हट रहा है तो बल लग रहा है। ये तीन चार चीजें बेसिक है, बेस हमको क्लियर रखना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं। पर क्षेत्र ई वेक्टर है जो OP के अनुदिश है, अनुदिश मतलब उसी दिशा में है, कैसे OP और क्षेत्र आगे तो उसी के अनुदिश है। इस बारे में कोई बात बन जाएगा। क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला बाहर की ओर विशिष्ट विद्युत फ्लक्स, लो भैया अब क्या हुआ कि एक बिंदु कितना कोई डाउट, तो हम मानते हैं इस बिंदु पर डिस्टेंस कितना है, कितना बड़ा, क्षेत्रफल कितना बड़ा, पूरा क्षेत्रफल पूरा होगा, पर इस गोले से हम एक छोटा सा
में ले रहे हैं और छोटा सा क्षेत्रफल हमारा कितना है, यानी इतना, लगभग कुछ ऐसा है। इसके अंतर्गत इतने क्षेत्र की गणना मुझे करनी है, इतनी ही गणना करनी है, इसके अलावा किसी प्रकार की कोई गणना भी टेबल में नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे हुआ कि एक चीज ये हुआ, तो यहाँ से यदि कोई चीज ये वाले की O है और वहां पे Q है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी जो B है, तो OB के रिस्पेक्ट में जो दिशा बन रही है वो आपका E वेक्टर है। और हम मानते हैं यहाँ से इसका क्षेत्रफल ये है, इसका क्षेत्रफल ये है, तो कुछ ऐसे होके और ये बन गया क्या, D A। कोई डाउट? तो जब इतना ये वाला पार्ट ये भी होगा। कोई डाउट? यही है, कुछ इसमें नहीं है। तो आप उसके केस में नहीं विंडो ऑन हो गया है, वहां पे आवेश की गणना करते हैं, वहां पे आवेश का वितरण करते हैं, तो हमको इस प्रकार की कमाई बनेगी। बहुत ने अपने आप को इतला किया, कैसे आगे देखते हैं, समझ में आएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल अवयव DA, क्षेत्रफल अवयव DA एक क्षेत्रफल, तो पूरे क्षेत्रफल में एक छोटा सा क्षेत्रफल मानते हैं DA, पूरे A का एक छोटा सा भाग DA, पूरे A का पूरे क्षेत्र में क्या होगा, तो पूरे क्षेत्रफल में एक छोटा सा भाग DA है। कोई डाउट? यहाँ पे डिनोट दिया कि DA क्या है, दिख रहा है, ये DA और A क्या है, पूरे एरिया का छोटा सा एरिया DA है, पूरे एरिया A का छोटा सा एरिया DA है। कोई डाउट? आगे क्या है, सिर्फ उड़ने का वाहन की ओर का दृष्टि देते, देखो ये तो यहाँ पे आया, तो क्या अंदर आया, क्या अंदर आया है, तो दूसरा बाहर आया, अंदर भी सारे गणना करते, अब बाहर आया तो बाहर के अनुसार से इसमें गणना करना, तो कंप्यूटर मॉडल चलते नहीं इसमें, आगे से हम करेंगे तो आगे बढ़ेगा। क्यों करना भैया, क्योंकि बिल्कुल वैसे सिस्टम है, यहाँ से आवेश डाल गया, आवेश डाले बाहर गया, यहाँ भी वही चीज हो रही है, समझना है? तो क्या हुआ, D phi E क्यों नहीं, क्योंकि हमने पूरे नहीं निकाल रहे हैं, हम तो एक पार्ट का निकाल रहे हैं D का, तो D phi E बराबर E into DA, ये सूत्र हमने यहाँ पे ये रखा, D phi बराबर E into DA, और इसको हम प्रोसेस करेंगे, E आया ऐसे और DA आया पूरा ये आया, और साथ में कोड बन रहा है, और इनको जमा के देंगे ये वाला और थीटा। कोई डाउट? भाई साइन थीटा क्यों बना, साइन थीटा क्यों बनेगा, इतना बता दो, मैंने बता चुका हूं। जब एक दूसरे अभिलंब होंगे तो साइन थीटा, और जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, तो कॉस थीटा, चाहे वो इस तरफ का हो चाहे वो इस तरफ का हो, दोनों कंडीशन में, ठीक। और यदि ऐसे ऐसे बनता तो हमारा साइन, कोई दिक्कत ना हो, तो ये कॉस थीटा, चूंकि कहता है, चूंकि E मतलब विद्युत क्षेत्र, हमको पता है E की वैल्यू पता है यहाँ पे, चूंकि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
क्यू अपॉन आर का स्क्वायर पता है कि नहीं पता? जब गुणांक आए तो पता है ना, तो हमको इसकी वैल्यू पता है, ये रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो भी समझिए, पर ये आपको इसकी वैल्यू याद रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू ये याद रखना पड़ेगा, तभी आप कोशिश कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं? अब ई क्या होगा कि ई तो ये होगा, अभी दोनों को क्या है मल्टीप्लाई, सीधा सीधा, तो ई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, बन जाएगा। आगे कहता है अब क्या है d फाई e बराबर d फाई बराबर ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के यहां सेट करना है, तो e की वैल्यू देखो ये वाला वैल्यू यहां आ गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r का स्क्वायर और d a इस वैल्यू को e की जगह इस वैल्यू को यहां रखोगे, यानी यहां, ठीक है, ये वैल्यू कहां दिया गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अब बचेगा क्या हमारा dA cos थीटा, तो dA cos थीटा जाएगा और ये यहां हो जाएगा, परंतु अभी क्या है dA cos थीटा बटे r स्क्वायर बराबर होगा dA ओमेगा घन कोण, dA cos थीटा जो बना बटे r स्क्वायर होता है d ओमेगा का घन कोण, ये यहां से जाएगा ये वाली बनाना, ये वाला ये जो यहां पे हुआ ये बन दिया ना, ये वाला ये d ओमेगा क्या है d ओमेगा, तो ये हम d ओमेगा की बात करते हैं, सामने बार कंफर्म, तो इसकी वैल्यू क्या हुई ये हो गई, तो भैया क्या किए d फाई ये आ गया q 4 y समझाना है, अब d ओमेगा बन जाएगा, ये तो होगा एक पार्ट छोटी सी बात, और इसी तरह अगर हम निकालेंगे तो पूरे पार्ट का मतलब संपूर्ण एक छोटा सा कहिए अब उसको पूरा ले लेंगे पूरे का, तो संपूर्ण में ए से ले भैया दूसरा अक्षर है पूरा प्रश्न दे लोगे, उससे बाहर गुजरने वाली कुल फ्लैक्स तो फाई ई आया, देखिए तो डी फाई आया, जब पूरा जो फाई ई तो फाई ई बराबर होता है संपूर्ण फाई ई इनटू डीए, तो वैल्यू क्या थी आगे समझना, क्योंकि हमें पता है कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 याद है, इसकी वैल्यू को पता है क्या है कि मान लो d फाई ई यही है, तो d फाई की वैल्यू ये वाली है, वैल्यू 3q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आ गया बाहर, बचल ये और ये, तो समाकलन d ओमेगा एक्चुअली समाकलन संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन जीरो मानते हैं समाकलन कर दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन d हो गया, कोई डाउट? अब हमको ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या है ये घन कोण, तो कहना संपूर्ण पृष्ठ पर आंतरिक घन कोण का जो मान होगा बेटा कोण पाई होता है, याद रखना पड़ेगा घन कोण का जो मान होगा डेल क्लास में, कोई डाउट? तो परंतु इसका जो मान होता है संपूर्ण d घन कोण d ओमेगा बराबर कोण पाई होता है, तो भैया कुछ नहीं करना है फाई ई इसको एक इस पर शामिल कर देते हैं, समझेगा क्या किया समझ में लग गया है, संपूर्ण पाई बराबर क्या था नेटवर्क वैल्यू क्या क्या थी पाई q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 पाई d ओमेगा, यही था, इसका मान होता है तो आएगा ये 4 पाई 0 इनटू 4 पाई ये आ गया, ये आपको कैंसिल हो गया, ओमेगा पूरा मान होता है कोई डाउट?
आप देखिए कहीं कहीं आपको 4 पाई आर मिलेगा, ठीक, 4 पाई आर। तो यहाँ पे क्या होगा, इस आर से एक आर को कैंसिल भी करेगा, जैसे हम अच्छे में अच्छी जब उसका घनकोण की हिसाब करेंगे तो ये रहेगा। अब आप इतना समझ में आया क्यों किया ठीक है, फिर इसका dA of r स्क्वायर ये पूरा जो है घनकोण बनाएगा, एक कोण का एक घनकोण तक पूरा। तो क्या होगा, घनकोण को डिवाइड बाय t होगा। तो मानता है कि इतना जो वैल्यू है ये घनकोण, इतना जो वैल्यू है तो घनकोण बराबर ये, घनकोण बराबर ये d ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं d ओमेगा इक्वल टू dA cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। तो घनकोण बराबर ये, तो घनकोण का मतलब ये होता है घनकोण की वैल्यू क्या होगी है, तो घनकोण की वैल्यू ये होगी, टोटल घनकोण की वैल्यू। इसकी जगह क्या पूरा पूरा d ओमेगा, तो d ओमेगा की जगह की वैल्यू होगी, इसकी जगह ये लिए और इसकी जगह ये लिए, बन जाएगा। इसके बाद है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। सो आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। थैंक यू।